हाँ भाई चलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या बिहेवियरल थ्योरी। ठीक, तो बताओ इसमें कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं, जानना चाहते ही नहीं हो तो जानोगे क्यों? अच्छा, तो एक बार ही आ चुका है और लिखे थे तो भूल गए, इसका मतलब समझ सकते हैं क्या लिखे होगे तुम। नंबर मिला था। अच्छा। बताओ। इसी का चलो। अब खुद ही सोचो कि अगर वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिए हैं तो किस पे बेस्ड होगी? ह्यूमन के रिलेशन से बेस्ड, मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना साइंटिफिक मैनेजमेंट और फ्यूल वाली, तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक तरीके से ह्यूमन को मशीन समझा जा रहा था ना। मतलब कि उसमें वो बस उसको एज अ प्रोडक्शन की मशीन देख रहे थे कि बस उसका काम क्या है, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करना और प्रोडक्शन करना बस। मतलब वो चाहते थे कि जैसा हम कहें वैसा वो करे। ठीक है, उन पे उनके मतलब इमोशंस, उनके बातों पर ध्यान उतना नहीं दिया गया। ठीक, तो उसका यही उनकी क्रिटिसिज्म था उन थ्योरी का कि क्या था, ह्यूमन से कनेक्ट नहीं कर रहे थे वो लोग, सिर्फ अपने क्या कहते हैं काम पर फोकस कर रहे थे। तो इससे होता क्या था कि जो उनके एम्प्लॉयज थे वो डिससेटिस्फाई होते थे, उनकी जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, मतलब वो क्या थे, खुश नहीं थे अपनी जॉब से। तो फिर इसको आगे बढ़ाते हुए एल्टन मायो ने ये थ्योरी दी जिसमें फोकस किस पर रहा, ह्यूमन के रिलेशन पे, या ह्यूमन मतलब वो एम्प्लॉय क्या चाहता है, या उसको अगर हम कैसे क्या कहते हैं उसकी जॉब से सेटिस्फाई कर सकें। ठीक, तो देखो अ फोकस ऑन ह्यूमन रेदर देन मशीन्स। ठीक, फोकस किस पे था, ह्यूमंस पे था। इसमें इमर्ज कब हुई है, 1920 एज अ रिएक्शन ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस रेदर देन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम देख रहे थे ना कि वो बात सिर्फ क्या करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बनाएं, ऐसे करें तो अच्छी चलेगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा अच्छे से। तो उसमें सिर्फ प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी। इस पे फोकस किस पे किया उन्होंने, ह्यूमन के रिलेशन से, मतलब वो जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा हो उस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। ठीक, तो इसमें देखो अप्रोच इन्होंने क्या दिया था, एक हैवथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, जिसके उसमें जो रिजल्ट आया उसके उससे पता चला कि हाँ इन सब का भी क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब देखो तो फादर ऑफ क्या है ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड हिज एसोसिएट एट द हार्वर्ड स्कूल, मतलब इन सब ने मिलकर वो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, अच्छा कहाँ, हाँ वहाँ कोई कंपनी थी, हैवथ्रोन नाम था, वहां पे उन्होंने क्या किया था, कोई कंपनी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था उन वर्कर्स पे। ठीक, अब देखो इसमें देखो क्या दिया है, मेन प्रॉब्लम बिफोर वर्कर्स वर लो वेजेस, मोर आवर्स ऑफ वर्क, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन एंड लेबर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो जो इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी वो क्या थी लेबर के साथ की, उनको वेजेस कम मिल रही थी और ज्यादा काम करना पड़ रहा था। ठीक, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। ठीक, मैनेजर्स वर इग्नोरिंग साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लेबर एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्कर। ठीक है ना, सब सीधी सी बात है, साइकोलॉजिकल नीड यानी कि वो क्या अंदर से खुश हैं, मेंटली क्या वो उस काम को जो कर रहे हैं उसको अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उस काम को करते हुए वो खुश हैं, तो ऐसा नहीं था उनके साथ। ठीक, तो ऑल दीज फैक्टर्स मेड वर्कर अपेथेटिक टुवर्ड्स देयर वर्क। तो इन सब से वो क्या हो गए, अपने काम के टुवर्ड्स क्या हो, काम की तरफ उनका जो इंटरेस्ट था वो कम होता गया। ठीक, अब ह्यूमन रिलेशंस आल्सो अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो एम्फसिस इज प्लेस्ड इज हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद ग्रुप एंड हाउ इट अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस। तो अब सीधी सी बात है, जो भी ह्यूमन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे भी सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो इसमें फीचर्स दिए हैं इसके, क्या क्या है, ह्यूमन रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन मोटिवेटिंग पीपल। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि ये सिर्फ क्या कहते हैं उनको, मतलब पहले तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, वेजेस उनकी और सही तरीके से उनको वर्किंग कंडीशन मिलना, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ यही उनको चाहिए, उनको इससे ज्यादा भी और बहुत कुछ चाहिए। ठीक है ना,
उनको चाहिए कि वो काम के बीच में ब्रेक ले सकें। और मतलब अब मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां तुमको काम करना है, वहां पैसे थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन तुम किसी से इंटरेक्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, वहां सिर्फ तुम अकेले अकेले हो, तुम्हारा बस यही है कि तुमको बस काम करते रहना, किसी से वहां कलीग से कोई तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं है तुम्हारे, वहां पर एकदम अकेले हो, 8 घंटे तुमको अकेले बैठ के ही काम करना है। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ तुम्हारी पेमेंट थोड़ी कम है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब तुम वहां जाना चाहते हो, तुम सुबह उठते हो तो लगता है हाँ चलो आज जाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो तुम्हारा मन क्या कहेगा, भले थोड़े से पैसे कम मिले लेकिन हम उस 8 घंटे भी एकदम ऐसे टेंशन में या अकेले अकेले ना रहें, हमारे साथ कुछ हो, कोई जिससे हम बात कर सके, कुछ अपनी बात शेयर करें, है ना। एक एनवायरनमेंट, तुमको फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने फोकस उस पर भी किया, ठीक। इंसेंटिव्स आर नॉट सोल फैक्टर दैट मोटिवेट पीपल। देखो उनके कहने का मतलब क्या था कि सिर्फ जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, यानी वो जो सिर्फ पैसा ऐसा नहीं है जो उनको मोटिवेट करता है, और भी फैक्टर्स हैं जो कि क्या, जैसे भी बताया ना, उनके मेंटल हेल्थ, मतलब उनको कहाँ पे खुशी मिल रही काम करने में, ठीक, वो भी क्या करेगा, इफेक्ट करता है। इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही इफेक्टिव होगी जितना वहां के लोगों का रिलेशन अच्छा होगा, ठीक। emphasis on the satisfaction of psychological needs of worker such as recognition, self actualization and moral। वो अरे किसका है वो, मोटिवेशन में थ्योरी है ना, क्या नाम है उनका, जो 5 नीड्स बताते हैं, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में, वो तुम्हारे में है, ठीक। तो उसी का एक फैक्टर उसमें क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स। उसमें वो क्या चाह रहा होता है कि उसको लोग जाने, मतलब उसको सिर्फ पैसे से ही मतलब नहीं है ना, वो क्या चाहता है कि वहां पे उसके फ्रेंड्स हो, उसका रिस्पेक्ट हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, की वो खुद को ये समझ सके कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं कुछ मायने रखता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो उन्होंने यही कहा कि जो एम्फोसिस इन्होंने किस पे किया, साइकोलॉजिकल नीड्स पे ह्यूमन की, ना कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे किया। दो अलग अलग है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक ठीक। चलो, कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज इशू, ठीक। इन्होंने ये भी बात कही कि कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज या उनके वर्कर्स के बीच, ठीक है ना। अच्छा, लार्जर प्रोडक्शन एंड हायर मोटिवेशन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू गुड ह्यूमन रिलेशन। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हमको हायर प्रोडक्शन अचीव करना है तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हमारा ह्यूमन रिलेशन अच्छा हो, ठीक है ना। स्टडीड फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉन्फ्लिक्ट, चेंज, मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप एंड द वेरियस टेक्निक्स ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल constituting the organization and its internal environment, ठीक। तो इनका फोकस किस पे रहा, ओवरऑल ह्यूमन के रिलेशन पे, मतलब कि हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को, और किस तरीके से हम उन्हें सिर्फ पैसे किससे नहीं तोल रहे हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ पैसे से नहीं है, और बाकी फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन और अच्छा करने में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। ये समझ में आ गया, अभिषेक याद आ गया, यही लिखे थे कुछ और लिख कर आए थे, सो रहे थे तुम हाथ खोल के, बोले तो हम बहुत कुछ हैं ऊपर से नीचे तक अभी तक, कसम से, मतलब क्लास में बैठे बैठे भी तुम लोग सोने लगते हो। चलो अब देखना, तब देखो बहुत फेमस इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या, हैवथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स। इसमें उन्होंने, ये हैवथ्रोन एक ब्रॉड टर्म है, इसमें उन्होंने छोटे छोटे कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और उसके रिजल्ट्स को देखा कि किस चीज का या किस फैक्टर का एम्प्लॉइज पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो देखो, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट ह्यूमन रिलेशन एंड इंटरेक्शन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक। तब पहला क्या था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, इल्यूमिनेशन का। क्या होता है इल्यूमिनेशन, करिए भाई साहब गूगल आप लोग।
करो जो हमेशा करती हो गूगल। निष्कर्ष निकालेंगे इस क्या, हाँ इसे मतलब एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष निकालेंगे। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट सारे इसीलिए किए गए कि उनका रिजल्ट देखा जाए, मतलब कॉज और इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट में यही दो चीज होती है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखना। रोशनी आ रहा है, ठीक। चलो अब देखो इसका करने का मतलब क्या था। अब इन्होंने कुछ वर्कर्स लिए, ठीक है, दो ग्रुप थे, एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको जिसपे कुछ एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसको क्या कहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे उसको क्या टर्म होती है, जैसे मान लो हमको कोई दवा का वो करना है ना एक्सपेरिमेंट, तो अलग अलग लोगों पे करेंगे, कुछ को डोज देंगे और कुछ को नहीं देंगे। तो हमको पता कैसे चलता है कुछ इफेक्ट हो रहा है, जिसको दिया है उसमें चेंजेस देखेंगे और जिसको नहीं दिया उसमें देखेंगे कि हाँ ये इसको नहीं दिया तो ये ऐसा है, इसकी बॉडी में ये चेंजेस हुए, और इसको हमने दिया है तो इसकी बॉडी में ये चेंज हुए। तो कंट्रोल ग्रुप को वो मतलब अफेक्ट नहीं करते, मतलब उस पे वो उसको उसमें शामिल नहीं किए। और एक्सपेरिमेंट वाले पे हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक ठीक है ना। अब देखो तो दो ग्रुप थे ऑफ फीमेल वर्कर, 6 मेंबर ईच फॉर्म, मतलब हर दो एक ग्रुप में 6 लोग थे। ठीक, तब देखो इनिशियली रूम्स वर इक्वली illuminated but later on changes in the level of illumination in the experimental test group। पहले क्या था, अब मान लो तुम लोग हो उस क्लास में पढ़ रहे हो, इस क्लास में 2 लोग हैं, तुम्हारे में से ही 3 को निकाल के वहां कर दिए, 3 को यहाँ। अब शुरू में यहाँ भी जितनी लाइट है उतनी ही वहां पे भी लाइट लगा चालू है पाए पढ़ने के लिए। अब बाद में क्या हुआ कि मान लो इस क्लास में हमने लाइट क्या कर दी, कम कर दी, लाइट थोड़ी सी और कम कर दी। अब देखा गया कि ये जो लाइट की रोशनी कम है इसका तुम्हारे पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या मतलब तुम उसी फोकस के साथ पढ़ रहे हो, क्या तुम क्या कहते हैं मतलब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मतलब फोकस बढ़ा, कम हुआ या सेम हुआ। तो सेम चीज उन्होंने इस पे की। 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप को जो जहां वर्क कर रहा था पहले शुरू में दोनों ग्रुप का सेम रखा, फिर एक ग्रुप के पास लाइट कम कर दी और दूसरे के पास उतनी ही रहने दी। अब देखा कि उसमें उन्होंने कोई चेंज क्या आया। तो अब देखो प्रोडक्शन इन बोथ द ग्रुप इंक्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब क्या कह रहा है ये, बताओ इसका रिजल्ट क्या है। रोशनी जिसमें आप लाइट कम करिए उसमें रोशनी कम आती है, जिसमें ज्यादा लाइट ये तो हमको पता ही नहीं था कि जहाँ ज्यादा लाइट होगी वहां रोशनी ज्यादा होगी, जहाँ लाइट कम होगी वहां रोशनी कम होगी। हम रिजल्ट पूछे कि रिजल्ट क्या हुआ उसका, ये बताओ। ये लिखा है ना रिजल्ट, बताओ क्या है। तो वहाँ पे वर्कर का मतलब वो बड़ा अच्छा काम करने के लिए। ये इसमें लिखा है कि अपने से बता रहे हो, अपने से नहीं बताना है, जो लिखा है वो बताओ। बताओ देखो प्रोडक्शन इन बोथ द ग्रुप्स इंक्रीज्ड, मतलब जहां लाइट कम थी वहां भी बढ़ा, जहां लाइट ज्यादा थी वहां भी बढ़ा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब भले ही लाइट कितनी थी लेकिन उसका उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ा। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकाले वो कि जो वर्कर्स हैं उन पे लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उनके जो एनवायरनमेंट, जो उनकी मेंटल हेल्थ है या जो भी उनको फैक्टर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उसमें लाइट का इफेक्ट नहीं है। पढ़ाई के लिए वो लाइट अफेक्ट कर सकती है क्योंकि पढ़ाई वो इफेक्ट करेगी, लेकिन प्रोडक्शन के लिए वो उनको अफेक्ट नहीं की। ठीक, तो अब देखो दिस मेड द रिसर्चर्स टू कंक्लूड दैट द अदर फैक्टर्स रेदर देन क्या इल्यूमिनेशन, मतलब कि लाइट के अलावा जो बाकी और फैक्टर्स थे उन्होंने उस पर क्या किया, इफेक्ट किया उनके किस पे, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। मतलब लाइट का फर्क नहीं पड़ा लेकिन बाकी और जो फैक्टर थे उसका उनके प्रोडक्शन लेवल पे फर्क पड़ा। इल्यूमिनेशन अफेक्टेड ओनली मार्जिनली, मतलब लाइट का इफेक्ट बहुत कम पड़ा। एक कंक्लूजन इन्होंने ये निकाल दिया कि लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता वर्किंग कंडीशन पे, मतलब वर्कर्स के प्रोडक्शन लेवल पे। ठीक, अब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब देखो
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू फाइंड आउट द इंपैक्ट ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। सोशियो साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है? देखो अब इसमें क्या हुआ, हाँ सही बता रहा है वो, हाँ सामाजिक मनोवैज्ञानिक, समझ गए? ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ाए, एक साथ सब तो नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने एक चीज देख लिया कि लाइट उतने अफेक्ट नहीं करती। अब उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और देखा कि अब और क्या क्या फैक्टर्स, तो अब देखो उसमें उन्होंने क्या किया, न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस। अब न्यू एलिमेंट्स में क्या क्या थे? शॉर्टर वर्किंग आवर्स, improved work condition, proper rest periods, friendly supervision, provision on refreshment like tea, free social interaction among the group members, and so on the productivity and moral increase। अब देखो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया कि जो वर्किंग आवर्स थे, मान लो पहले उनको ये था कि आप लोगों को 4 घंटे लगातार वर्क करना है, उन्होंने उसको 2-2 घंटे कर दिया। पहला एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, एक वेरिएबल लाया। दूसरा वेरिएबल क्या लाया कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दी, मतलब आसपास उनके लिए जो कंडीशन थी, मान लो गंदी संदी जगह थी, सही तरीके से उनको पास क्या कहते हैं मास्क नहीं थे, मान लो ऐसा कोई काम था जिसमें मास्क और ग्लव्स वगैरह की जरूरत है, शूज की जरूरत है, वो सब उनके पास नहीं थे, उनकी कंडीशन और अच्छी कर दी, उनको ये सब प्रोवाइड किया। ठीक। दूसरा एलिमेंट आया प्रॉपर रेस्ट पीरियड्स, उनके लिए रेस्ट के कुछ कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स दिए उनको। फ्रेंडली सुपरविजन, पहले गलती होने पर वो डांट के समझाता था, अब क्या करता है, आराम से बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। तुम भी क्या चाहते हो, मान लो कोई टीचर तुमको पढ़ा रहा है, तुमसे कुछ गलती हो जाए तो क्या करे, आगे मारने लगे चटा चट चटा चट ना, या क्या करे, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार सुधार लेना ना, ये करे। हम कौन से वाले हैं, कौन वाले? हाँ क्या कह रहे हो, शिवम सर को कह रहे हो पहले वाले हैं? अच्छा, ये अभिषेक कह रहा है ऐसा। प्रोविजन ऑफ रिफ्रेशमेंट लाइक टी, अब उन्होंने और क्या किया, एलिमेंट ला दिया उनको, टी मतलब चाय नाश्ता भी लाके देने लगे। अब काम की जगह उनको एकदम आराम फरमवा रहे हैं। फ्री सोशल इंटरेक्शन, मतलब उनको बोल दे ठीक है आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक। तो अब इससे क्या हुआ उनका, देखो प्रोडक्टिविटी एंड मोरल इंक्रीज हो गया, इतने सारे नए नए चीजें ला दी उन्होंने। ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्टिविटी एंड मोरल वर मेंटेन्ड इवन इफ द इंप्रूवमेंट्स इन द वर्किंग कंडीशन वर विथड्रॉन। अब देखो, अब जो एक बार बढ़ी थी, इन सब चीजों को हटा दिया गया, फिर भी प्रोडक्टिविटी और मोरल क्या रहा, मेंटेन रहा। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला, देखो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर सच एज फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, मतलब उनको ये महसूस कराना कि हाँ आप इम्पोर्टेंट हो। सिंपैथी, रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन एटसेट्रा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हायर प्रोडक्टिविटी। Productivity will increase in case of attention and sense of belongingness। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब अगर उनको ये सब चीजें भी मिलेंगी, मतलब हम उनके साथ क्या सहानुभूति दिखाएंगे कि ठीक है उनके साथ कुछ मान लो आज उनके साथ कुछ अच्छा वो नहीं हुआ, तो उनको जाके हम ठीक है सांत्वना दे रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना। रिकॉग्निशन मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको उसके लिए हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक। पार्टिसिपेशन यानी कि उनका इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं अपने एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग में। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, फॉर्मल में क्या होता है कि आपको हर चीज फॉर्मली करनी है, इनफॉर्मल में ये है कि ठीक है आप बातचीत दोस्ती यारी सब निभाते निभाते भी आप अपना वर्क कर सकते हो। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो दूसरे इनके एक्सपेरिमेंट का ये क्या कंक्लूजन निकला कि ये फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन को। ठीक है ना। समझ, जब भी अगर एग्जाम में ये हो सकता है आ जाए कि एक्सप्लेन हैवथ्रोन एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्टन मायो, तो ये चारों लिखने हैं तुमको और थोड़ा और अच्छे से लिखना है, मतलब यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो तुम क्या करोगे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिखे, फिर उसके एलिमेंट जैसे ये एक एक दिया है ना, ऐसे एक ही पैराग्राफ में, तो इसको तुम पॉइंट वाइज लिखोगे।
कि पहला फीचर ये था इस एक्सपेरिमेंट का, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। कंक्लूजन को भी अलग अलग हेडिंग्स में लिखोगे। जितना पॉइंटर्स में आंसर लिखोगे उतना अच्छा दिखेगा, उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। पैराग्राफ में नहीं भरना है, क्योंकि वो बैठ के पढ़ेगा नहीं पैराग्राफ। पॉइंटर्स में है तो एक एक पॉइंट देख के जल्दी जल्दी वो नंबर दे देगा। ठीक, पॉइंटर्स को एक्सप्लेन भी करेंगे, वो डिपेंड करता है कि अब देखो यहाँ पे तुम पॉइंट्स को एक्सप्लेन उतना नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे लगता है कि हाँ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, वो तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पॉइंट्स। हाँ मैं जैसे पहले सुपरविजन है उसका मीनिंग हमको आता है तो उसको एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ, जो आ रहा है उसको थोड़ा बहुत लिख सकते हो अच्छे से। यहाँ तो छोड़ सकते हैं। हाँ देखो ये काम ये करना कि अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो जो नहीं भी आ रहा उसको थोड़ा सा उसी वर्ड्स को लेकर तुम एक स्टेटमेंट फॉर्म कर दो, हो गया बस। ठीक है ना। और वैसे भी अब इसमें अगर पूछेगा तो 4 एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने हैं तुमको, एक एक पेज में सारा करोगे, 4-5 पेज में तुम्हारा आंसर कंप्लीट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या था, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। ठीक, अब इन्होंने देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरव्यूज विथ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू नो देयर एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ वर्कर टुवर्ड्स द मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। अब उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू लिया कुछ लोगों का, ये जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, वर्क एनवायरनमेंट, इस तरीके से उनसे पूछा गया ना कि आप बताइए कि आपको वर्किंग कंडीशन कैसी लगती है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। आजकल वो होता है ना कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई एक इंसान तो बेचारा हॉस्पिटल में था, वहां से भी कंपनी उससे काम करवा रही थी, है ना। कितने सुसाइड कर लेना है काम के स्ट्रेस में आके। अब भाई तुम्हारा 9 से 5 अगर वर्किंग आ रहा है, अब वो बेचारा 5 बजे छुट्टी हो गई फिर भी ऑफिस में रुका है, घर आके भी काम कर रहा है, वीकेंड पे भी काम कर रहा है, तो क्या ही मतलब रह गया उसको। तो ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, इधर देखो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट वॉज फाउंड दैट सोशल रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो इससे उनको पता चला कि ये सब जो चीजें हैं, सोशल बिहेवियर यानी कि जो सोशल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इफेक्ट करता है किस पे, वर्कर्स पे। अब जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा वहां लोग अच्छा काम कर पाएंगे, और जहां उनको एकदम लगा रहेगा कि यार बहुत कंपटीशन है, हल्की सी गलती हुई तो दूसरा, वो बोलते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब कि गला काट प्रतियोगिता, तो जिसका मौका मिला तो वो गला काट देगा। सच बात है ये। तो अगर ऐसा है तो तुम क्या सोचोगे, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचोगे, किसी से बात भी करोगे तो तुम बोलोगे कुछ, मन में कुछ और रहेगा। तो ऐसे भी एक तरीके से तुम्हारा क्या है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है एकदम सा। ठीक, इनफॉर्मल ग्रुप एंड देयर ओन रूल्स एंड नॉर्म्स व्हिच एवरीवन हैड टू ओबे। अच्छा, अब इनफॉर्मल ग्रुप्स बने हुए थे, मतलब उसके लिए कि उनके लिए, सिर्फ वर्कर्स के लिए। इनफॉर्मल ग्रुप क्यों बनते हैं कि वो आपस में इंटरेक्ट करें, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे। हाँ बिल्कुल। अ मेंटल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर वाज ऑब्जर्व, नो मटेरियल चेंज। तो एक इस जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, उन्होंने देखा कि कुछ मेंटल में चेंज आए, मतलब मेंटल यानी कि उनकी जो मेंटल सिचुएशन थी वो थोड़ा सा और अच्छा फेल की है, लेकिन बहुत ज्यादा मटेरियल का मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं ऑब्जर्व किया गया, बहुत ही माइनर सा चेंज ऑब्जर्व किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक, अब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट था इनका, क्या, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, क्या है, ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ऑब्जर्व अ ग्रुप बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक, अ ग्रुप ऑफ 14 वर्कर वाज ऑब्जर्व्ड विद रिगार्ड टू देयर वर्क बिहेवियर। अब इसमें क्या था, जो इनफॉर्मल ग्रुप बने हुए थे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके वर्कर्स पे। देखो ओवरऑल चारों में सिमिलैरिटीज तुमको क्या दिखेंगी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्कर्स को क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाकी चीजों से, मतलब वर्कर्स को क्या इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, कितना वो और अच्छा फील कर रहे हैं काम के लिए ना, सिर्फ उनपे इसी चीज पे फोकस किया गया है चारों एक्सपेरिमेंट में। तो इसका रिजल्ट क्या था, इट वाज फाउंड दैट द ग्रुप हैड देयर ओन प्रोडक्शन आउटपुट नॉर्म्स व्हिच वाज way lower than what was set by the company, and the workers would produce only that much so that no workers can be thrown out for underperforming. It was feared that if the productivity would be higher, some workers might be fired. अच्छा, अब देखो इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ था, अब मान लो उनको कहा गया था कि आपको पर पर्सन इंडिविजुअली
मान लो 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है डेली, 10 यूनिट का प्रोडक्शन आपको डेली करना है। तो जो उनका इनफॉर्मल ग्रुप था उनको ये पता था, आपस में बात हो रही थी कि यार मैं तो 10 कर लेता हूँ, लेकिन ये 8 ही कर पाता है, वो 7 कर पाता है, वो 5 ही कर पाता है। ठीक, तो अब उनको ये था, अब आपस में वो दोस्त थे, ठीक, तो उनको ये पता चल गया कि मान लो अगर मैं 10 कर दूंगा और ये जो 5 ही कर पाएगा तो इसको क्या होगा, इसको निकाल दिया जाएगा। अब वो उसका दोस्त था तो वो क्या चाहेगा कि वो जाए, निकाल दिया जाए बाहर, नहीं। तो अब वो क्या किए, जानबूझकर जो 10 वाला था वो भी 6 और 5 ही पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। क्यों, अब वो सबको तो निकालेंगे नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रुप फॉर्म कर लिया ना। तो उन्होंने जानबूझकर जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कंपनी के द्वारा उससे कम परफॉर्म किया, जिससे क्या हो कि वर्कर्स को निकाला ना जाए। यही इसका रिजल्ट निकला। देखो इसमें दिया है ना कि द ग्रुप हेड, मतलब जो ग्रुप था उसके अपने प्रोडक्शन नॉर्म्स थे, अपने नॉर्म्स मतलब अपनी क्या कहते हैं उस पे उनकी रूल्स थे कि वो क्या करेंगे, वे लोअर मतलब बहुत ज्यादा कम था, किससे, जो सेट किया गया था कंपनी के द्वारा, उससे वो जानबूझकर कम प्रोड्यूस कर रहे थे। क्यों, द वर्कर्स वुड प्रोड्यूस ओनली दैट मच, उतना ही करेंगे जितना कि कोई वर्कर, नो वर्कर कैन बी थ्रोन आउट फॉर अंडर परफॉर्मिंग, उतना ही करेंगे जिससे कि कोई दूसरा वर्कर को अंडर परफॉर्म करने के लिए बाहर ना निकाला जाए कंपनी से। ठीक, तो ये इफेक्ट क्या पड़ा था इनफॉर्मल ग्रुप का प्रोडक्शन पे। अगर इनफॉर्मल ग्रुप बनेंगे तो उनके बीच में ये सारी बातें भी होंगी कि फिर वो जानबूझकर अंडर परफॉर्म करने लगेंगे। ठीक, तो ये सब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। चलो, रेट बस्टर्स who try to produce more than the group norms were punished or harassed। अब रेट बस्टर्स मतलब कि कुछ ऐसे ही लोग थे चालाक टाइप के, जो क्या कहते हैं जो जानबूझ के क्या किए थे, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे हीरो बनने के चक्कर में। तो उनको बाकी वाले ले जाके साइड में खूब कूट रहे थे कि तुम मेरे से ज्यादा। पिक्चर में भी होता था ना कि एक ग्रुप था, वो विलेन वाला ग्रुप रहता था, वो कुछ गलत करना चाहता था तो हीरो अलग से क्या कहते हैं अच्छा करने के चक्कर में रहता था, तो उसको वो लोग मारते थे जाके। तो सेम काम किसमें होता था, इसमें भी होता था। ठीक है ना, इसमें क्या देखो, चिस्लर्स मतलब वर्ड टू स्लो, और भी उसमें कहते कुछ एकदम में कम कर रहे थे। ठीक है ना, स्क्वेरल्स हु कंप्लेन टू द सुपरवाइजर, कुछ उसमें तो चापलूस टाइप के भी थे वो देखो तुम्हारे तरफ उंगली दिखा तो वो क्या कर रहे थे, वो जाके धीरे से सुपरवाइजर को बता दे रहे कि ग्रुप में ये बात चल रही है, समझ जाइए आप। ठीक है ना, तो ये थे 4 एक्सपेरिमेंट किसके, एल्टन मायो के। अब देखो, अब ओवरऑल देखो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का कि social and psychological factors like interpersonal relations, attitude of supervisor, recognition, importance and others have a far greater effect on worker performance and productivity। मतलब इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे। ठीक, और वर्किंग कंडीशन हैव वेरी लेस रोल ऑन वर्कर्स मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि सुपरवाइजर का एटीट्यूड, उनको रिकॉग्निशन मिलना और उनका इंपॉर्टेंस उनको ज्यादा इंपैक्ट किया, ना कि वो जो वर्किंग कंडीशन थी वो। मतलब उनको वर्किंग कंडीशन नहीं चाहिए थी, लेकिन उनको चाहिए था कि उनका सुपरवाइजर अच्छे से बात करे, उनके अच्छे काम के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनको इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस affect productivity, the workers form small informal groups, the norms and values of such groups have significant influence on the behavior and performance of worker। जो इनफॉर्मल ग्रुप बने थे उनका भी ग्रेटर इंपैक्ट था प्रोडक्टिविटी पे। ठीक, द वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी अलोन, मतलब सिर्फ पैसे से वो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, बट बाय सिचुएशंस लाइक रिकॉग्निशन, सिंपैथी एंड पार्टिसिपेशन, जो कि अभी ऊपर पढ़े। वर्क प्लेस इज अ सोशल सिस्टम, द मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशन इन द जॉब। तो वर्क प्लेस क्या है, एक सोशल इन्वायरमेंट है, वहां सोशल का मतलब क्या था, जहां कुछ लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहां वो भी क्या है, एक सोशल सिस्टम है। तो मैनेजमेंट को ये चाहिए कि उसको ध्यान में रखे, यानी कि अगर लोग 10 लोग एक जगह काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब आप ये कहो कि नहीं तुमको उससे बात नहीं करनी है, बात क्यों किए, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उनके बिहेवियर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा,
अब इसके भी क्या थे, कुछ क्रिटिसिज्म थे। अब इसमें देखो, अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ इंसेंटिव्स। इसने क्या कर दिया, जो मनी की इंसेंटिव्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, तो उसका रोल ही कम कर दिया यहाँ ना। हालांकि दोनों का बैलेंस चलता है हर जगह, इसमें क्या किया, सिर्फ ह्यूमन के रिलेशन को ध्यान दिया और इंसेंटिव्स को क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया, कि उसका भी कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, ऐसा दिखा रहा है। द एक्सपेरिमेंट वर टू नैरो एंड स्मॉल टू प्रोवाइड जनरलाइजेशन। अब देखो जो एक्सपेरिमेंट हुआ, देखो कितने स्मॉल नंबर थे ना, कोई में 6 लोग के 2 ग्रुप, 14 वर्कर्स का इंटरव्यू, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। इससे हम अगर इनके रिजल्ट को हम ये चाहें कि अप्लाई कर दें हर जगह, तो ये अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, वो जो एक्सपेरिमेंट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। अब मान लो सिर्फ कॉमर्स पे इंटरव्यू कर लिया जाए एक्सपेरिमेंट कि इन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और फिर यूपी या प्रयागराज के सारी कोचिंगों में वही अप्लाई कर दे, तो वो क्या होगा, एकदम से कोई मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट का वो जो एरिया है वो कितना है, बहुत छोटा है। कम से कम अगर 1000 कोचिंग्स हैं तो आपको 500 या 400 कोचिंग को एक्सपेरिमेंट करना है, तब जाके आप ऐसा रिजल्ट फॉर्म कर पाएंगे जो सबके लिए अप्लाई हो सकेगा। ठीक। लैक वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि उसको जो उन्होंने कंक्लूजन दिए उसको बैक करने के लिए उनके पास कुछ वैलिड प्रूफ या टाइप्स नहीं था। जैसे द पार्टिसिपेंट न्यू दे वर बीइंग ऑब्जर्व सो दे परफॉर्म बेटर। अब आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन वालों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको पता था कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब तुमको कोई देख रहा होता है तो तुम थोड़ा सा अच्छे से रहते हो ना, कि सर देख रहे हैं, अभी ठीक है, बात नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम में ही देखो, कॉपी लिख रहे हो, तो तुम जब एग्जामिनर देख रहा होता है तो सिर्फ लगता है कि लिख रहा है बहुत, भले बस पेन हवा में ही चला रहे हो, लेकिन जैसे ही मुड़ा नहीं कि फिर बात करना है, भाई बता दो बता दो, यही होता है ना। तो सेम वही उन्होंने भी किया कि जब उनको पता था कि उनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वो क्या किए, जानबूझकर अच्छा दिखाया अपने आप को, है ना। Havathrone experiments were criticized for lack of scientific analysis and research. It was considered that the researchers were biased on their approach from the beginning. तो अब एक और ये था कि वो लोग क्या थे, बायस थे, मतलब कि उन्होंने उसको सही से एनालाइज नहीं किया। बायस मतलब क्या, एक तरफ वो झुके हुए थे कि वो जानबूझकर वही रिजल्ट दिखा रहे थे जो वो दिखाना चाह रहे थे। ठीक, तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने क्या, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो आज ये चैप्टर, ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बचा क्या है, पता ही नहीं। हाँ पढ़ाएंगे, मोटिवेशन। हाँ यही बचा है अब, और तो सब हो गया लगभग।